आज आज हमारे साथ सिद्धांत मोहिते जी जुड़े हैं। और आपका सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वी द जमुआइट्स चैनल में। और थैंक आपका आपसे कुछ सवालात हम करेंगे जी। और बातचीत करेंगे। इसके आपने जो राणा अय्यूब के बारे में, ये जिसकी वजह से आप फेमस हुए हैं, जिसमें आपने एफआईआर किया, तो हम्म। उसका अपडेट क्या है? तो उसकी अपडेट ऐसी है कि राणा अयूब के ऊपर हमने सेक्शन जी 295 ए के तहत एक कंप्लेंट लॉन्च की थी, बिकॉज उन्होंने कर्नाटका में जो हिजाब का जो पूरा जी जी प्रकरण हुआ था, उसमें कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ने, जैसे कि मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिजाब पहनकर वो कॉलेज गए थे, उसी प्रकार से अपना हक जताते हुए कुछ हिंदू स्टूडेंट्स, लड़के और लड़कियों ने सैफरन भगवे रंग की एक शॉल जी पहनकर वो अपने कॉलेज गए थे। अगर किसी एक धर्म के लोग पहन के जा सकते हैं तो सभी को अधिकार होना चाहिए, और उस अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए कुछ हिंदू स्टूडेंट्स ने भी सैफरन शॉल पहन के कॉलेज गए थे। उन स्टूडेंट्स को राणा अयूब ने टेररिस्ट कहा जी था, जी हिंदू टेररिस्ट। तो उस स्टेटमेंट के खिलाफ सेक्शन 295 ए के तहत मैंने हमारे लोकल पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लॉन्च की, मुंबई पुलिस को एक कंप्लेंट मैंने भेजी। और उसका मेरे लोकल पुलिस स्टेशन से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने मुझे लिखित में दिया है कि उनके पास कंप्लेंट मेरी रिसीव हुई है और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर शुरू हुआ है फरवरी में फरवरी महीने हुआ। में। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि राणा अयूब जी जो शायद जी यूएस में थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट मैं जी अंदाजा लगा रहा हूँ वो शायद यूएस में थी। और कुछ ही दिनों पहले वो इंडिया जब आई, तो उनके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस इंडिया में जी रजिस्टर हुआ है, उसके तहत जब वो इंडिया छोड़कर अभी जा रही थी एक दो दिन पहले, तो उनको एयरपोर्ट पर अथॉरिटीज ने उनको रोका और उनको नहीं जाने दिया, भारत छोड़ के नहीं जाने दिया, क्योंकि उनके ऊपर करोड़ों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस ओहो, रजिस्टर हुआ है। तो आई थिंक मेरी बाद में केस तो आएगी। बाद में आएगी। इसके पहले जो 2020 की जो उनकी केस है वो पहले आएगी, तो उसकी अभी ठीक है। कार्रवाई शुरू है। और दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने अपील भी की है कि उनको भारत छोड़ने की परमिशन मिले। तो देखते तो हैं क्या होता है। इसमें राना ये जिस तरह से वो मुस्लिम को विक्टिम बनाने की कोशिश में रहती हैं हमेशा, तो आपको नहीं लगता कि ये हम्म। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड गेम है? सी आई थिंक वो जो करना चाह रही क्यों? हैं, क्योंकि आई थिंक जो कि कश्मीर के जो हिंदू हैं, जो जिनको इतनी कत्लेआम हुआ उनके साथ, तो उनके लिए वो कुछ नहीं कहती हैं। उनकी, नहीं, हाँ उनके लिए वो नहीं कहेंगी। और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है या ये दुबई स्पॉन्सर्ड है या ये कहाँ से स्पॉन्सर हुआ है, देश का नाम मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि हर जगह से जी जी थोड़ा थोड़ा पैसा लेती है। और इसी के वजह से भारत सरकार ने उनके ऊपर केस फाइल की है, क्योंकि इन्होंने जी 2020 में चैरिटी के नाम पर पैसे जमा किए। जो आप जो कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, मैं तो कहता हूँ कि हर पूरे दुनिया के कुछ कुछ देशों से इन्होंने कैसे जी पैसा लिया है, मैं बताता हूँ। कोविड के जो विक्टिम्स हैं और जो लेबर क्लास लोग हैं, जो गरीब जी लोग हैं भारत देश के, उनको मदद पहुंचाने के लिए इसने पैसे जमा करने की मांग की थी केटो नाम के एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उसमें करोड़ों रुपए जमा हुए, जिसका हिसाब ये मैडम के अच्छा, पास नहीं है। कोई अकाउंट अकाउंट? और खुद के पिताजी के नाम पे अच्छा, कोई अकाउंट है ही नहीं। और खुद के पिताजी के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में भी कुछ लाखों रुपए इन्होंने चैरिटी के थ्रू जो पैसे जमा किए थे, वो खुद के पिताजी के फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दिए। यानी कि खुद के खुद के हो गए। पैसे हो गए उसके वो। और कई सारे और एक्सपेंडिचर उसने जो किए हैं जी वो अनअकाउंटेड है, उसका कोई अता पता नहीं है। और ये पैसा उसने जनता से लिया हुआ है, जनता को मूर्ख बनाते हुए, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक फाइनेंशियल जो फ्रॉड या जो स्कैम का केस लगा हुआ है, और वो चल रहा है केस। सो आई डोंट थिंक इट्स ओनली पाकिस्तान। मुझे लगता है कि दुनिया भर से ये मैडम जी जी पैसा जमा करती हैं और अपना जो जी। प्रोपोगंडा है वो चलाती हैं। तो इसके आपने कश्मीर फाइल्स तो देखी होगी फिल्म?
तो उसके बारे में जी आप जी कुछ जी। टिप्पणी करना चाहेंगे? आई थिंक जी काफी अच्छी फिल्म है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ जी हुई है फिल्म देखकर। वो लोग कह रहे हैं कि फिल्म से प्रोपोगंडा स्प्रेड किया जा रहा है। बट ये जी वही लोग हैं, जब हम कहते थे कि फिल्म्स के थ्रू जी प्रोपोगंडा स्प्रेड हो रहा है, तो ये कहते थे नहीं नहीं नहीं, इट्स जस्ट अ फिल्म, फिल्म को फिल्म की तरह देखिए। जब हम कहते थे कि अरे हिंदू देवी देवताओं का तो अपमान हो रहा है कुछ फिल्म्स में, तो लोग हमें समझाते थे अरे नहीं भाई ये सिर्फ एक फिल्म है, ये फिल्म के मजे लो, हाँ, क्योंकि ऐसा कहते थे। और जब इनका जो जिहाद है, नहीं नहीं, आप बोल, बोलिए बोलिए। कंप्लीट कर लिया आप पहले। तो इनका जो जिहाद है, जब ये जिहाद को एक्सपोज किया जा रहा है एक बहुत अच्छी फिल्म के थ्रू, तो जी इन्हें काफी दर्द हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली जो चीजें छुपाई गई हम सबसे, वो चीजों का अगर जी। पर्दाफाश हो रहा हो, तो भारत विरोधी शक्तियों को अब डेफिनेटली जैसे तकलीफ होगी। पार्लियामेंट में अरविंद केजरीवाल जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो उन्होंने वो कहा हम्म कि यूट्यूब हम्म पर फ्री पोस्ट कर दिया जाए ताकि लोग मुफ्त में फ्री में देख सकें। तो जी जी इस बात से जी क्या आप जी जी। सहमत हैं कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं पैसे, बताता हूँ, एक क्योंकि मिनट बस मुझे कश्मीरी दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। प्रोपोगंडा, कई लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी प्रोपोगंडा भी है, तो उससे उसकी वजह से पैसे कमा रहे हैं लोग, हम्म। कश्मीरी। जी जी, मैं बताता हूँ केजरीवाल जी का जो पैसों का हिसाब है, मैं आपको देता हूँ, एक मिनट। जो मैंने जानकारी निकाली है अरविंद केजरीवाल जी की, उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा। दूसरों के पास क्या जानकारी है मुझे आइडिया नहीं है। तो पार्लियामेंट में नहीं, उन्होंने अच्छा। दिल्ली की विधानसभा में, जो उनकी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जी जी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें उन्होंने क्या कहा वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 8 साल से हम्म, है, और अगर पीएम को विवेक अग्निहोत्री के, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ ताकि कोई भी वर्ड यहाँ का वहां ना हो। जी जी जी, इंग्लिश में पढ़ने से थोड़ा बिल्कुल। सा वर्ड्स चेंज हो सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़ रही है, मतलब प्रधानमंत्री ने 8 साल कोई काम नहीं किया। ये बहुत ही इलॉजिकल स्टेटमेंट है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर किसी फिल्म प्रोड्यूसर को अप्रिशिएट करता है, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ने 8 साल में काम नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो, ऐसा लोग कह रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट बता रहा है। लोग कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दो। टैक्स फ्री क्यों कर रहा, टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल दे, सब कुछ फ्री फ्री हो जाएगा। अभी मैं अरविंद केजरीवाल का आपको एक किस्सा बताता हूँ। आम आदमी पार्टी ने शपथ ग्रहण, जो पंजाब जी में जी अभी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो उसका जो ओथ सेरेमनी होती है, जो शपथ विधि होता है चीफ मिनिस्टर का, उसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब के टैक्स पेयर्स का कितना पैसा खर्चा किया आपको बताता हूँ। 2 करोड़ रुपए शपथ विधि में खर्च हुए। 61 लाख रुपीज अरविंद केजरीवाल के रोड शो पे खर्च हुआ। ये आम आदमी पार्टी का पैसा नहीं है, सरकार का। ये सरकार का पैसा है, ये जनता का पैसा है। लेकिन बस इनकी खुद की सरकार बनी है, तो इनकी स्टाइल और जो इनके रोड शोज और जो इनका ग्लैमर है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे खर्चा किया गया है। 85 लाख रुपीज मीडिया कवरेज पे खर्चा किया गया है। मेरे पास प्रूफ भी है इस बात का, जहां पे रेडियो कंपनीज को ऑफिशियल अच्छा। पेमेंट्स हुई हैं। जी जो जी स्लॉट होता है रेडियो का, उसके ऑफिशियल पेमेंट्स का हिसाब भी मैंने निकाला है कहीं से। 85 लाख रुपीज उसमें डाले। और जब पैंडेमिक चल रहा था, जब कोविड चल रहा था, तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने 293 करोड़ रुपीज, 293 करोड़ रुपए, ये कहां पे डाले? पब्लिसिटी में डाले, अच्छा। एडवर्टीजमेंट पे डाले, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट पे डाले। मुझे ऐसे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को मुझसे एक एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि मैं एडवर्टीजमेंट सेक्टर में काम करता हूं, मैं मीडिया जी जी प्रोफेशनल हूं। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी, कि आप अपना सारा काम यूट्यूब पे डाल दो, बिना 1 रुपया खर्चा किए। तो सब कुछ फ्री फ्री हो जाएगा, और सारा देश एक ही जी दिन में देख लेगा। तो ऐसा है कि जब थिएटर्स को लैंड अलॉटमेंट की जाती है, तो जैसे हॉस्पिटल को लैंड अलॉटमेंट की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से,
वैसे ही एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी थिएटर्स को लैंड अलॉटमेंट की जाती है, बहुत ही कम प्राइस पे थिएटर जी ओनर्स को दी जाती है, सरकार जी की लैंड। ठीक है। तो अगर जनता के एंटरटेनमेंट के लिए अगर कोई लैंड दी जा रही है, जनता के एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ किया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल को क्या तकलीफ हो गई जी इसको टैक्स फ्री करने से? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और जो मजाक उड़ाया जा रहा है कश्मीरी पंडितों के जी जेनोसाइड का, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री को सत्ता की कुर्सी से बहुत ही जल्द उतार देना चाहिए। जी। ये मेरा ओपिनियन है। अब आपने जेनोसाइड की बात करी है, तो उस पर ही भी एक ये हम्म। सवाल है कि कश्मीरी के इतने कत्लेआम होने के बाद कश्मीरी के इस जो जो भी हत्या हुई है कश्मीरियों की, तो उसको हम्म। जेनोसाइड के डेफिनेशन हम्म। में अभी तक क्यों नहीं रखा गया है? उसको जेनोसाइड कहा नहीं जाता। जी मैं बताता हूँ आपको। जी जी जी, उसको क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि देश के चार पिलर्स जी हैं। देश के जो चार स्तंभ है: मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जी। लेजिस्लेशन और जुडिशरी, जुडिशरी। यस सर। ओके। तो ये चारों स्तंभ देश को चलाते हैं, और ये चारों स्तंभों को साथ में मिलके देश की जनता को न्याय देने जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके। मीडिया यानी आपको तो पता ही है मीडिया क्या है। ब्यूरोक्रेसी यानी जो ऑफिसर्स होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस होती हैं वो। लेजिस्लेशन यानी जो एमएलएज एमपीज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में काम करते हैं वो। और एक हो गई जुडिशरी, जो न्यायपालिका है, जो कोर्ट्स हैं, जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, बेंचेस हैं अलग अलग कोर्ट्स के, वो होती हैं। बराबर। मुझे ऐसे लगता है कि ये सब में कहीं ना कहीं कमी रह गई, कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने की कुछ कमी रह गई, और इसके वजह से टाइम पे केसेस रजिस्टर नहीं हुई, टाइम पर रजिस्टर्ड केसेस की फाइल्स बंद की गई, और इस पूरे मुद्दे को अनदेखा किया गया। जब राजीव गांधी प्राइम जी मिनिस्टर थे, तो ऐसे देश के कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने, ऐसे नहीं कि सड़क पे घूमने वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कई सारे इंपॉर्टेंट लोगों ने लेटर्स लिखे हुए हैं राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर को, और वो लेटर्स अनदेखे छोड़े गए हैं, जिसको बाद में लोगों ने एक्सपोज भी किया कि देखिए हमने प्राइम मिनिस्टर को पत्र के द्वारा इन्फॉर्म किया गया था कि कश्मीर में ये परिस्थिति जी चल रही है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका कहना यह है कि कश्मीरी पंडितों की जो जी हत्याकांड हुआ, उसको जेनोसाइड क्यों नहीं कहा जा रहा है, उसको एक्सोडस जी। क्यों कहा जा रहा है? मैं हाँ, आपको यही पॉइंट दोनों है, का यस सर। मतलब बता देता हूँ, डेफिनेशन बता देता हूं मैं दोनों वर्ड्स का। ऐसा है कि जब ये हुआ, तब देश की कुछ ही मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया, और जिन्होंने रिपोर्ट किया वो 12वें 13वें 14वें 15वें पन्ने पर रिपोर्ट किया। फर्स्ट पेज मुझे लगता नहीं है कि किसी भी बड़ी मीडिया ने रिपोर्ट किया होगा, बट इतने सारे नहीं थे कि उसको उंगलियों पे भी गिना जाए। सेकेंड पॉइंट, कि जब ये इसका डेफिनेशन बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सोडस? द मीनिंग ऑफ एक्सोडस इज, एक साथ जब काफी सारे लोग शिफ्ट होते हैं, जब मूव आउट करते हैं, उसको कहा जाता है एक्सोडस। और जेनोसाइड का मतलब तो जेनोसाइड ही है। जेनोसाइड का मास मतलब है कि किलिंग। मास किलिंग। तो कश्मीरी पंडित भाग गए अपने घर से, बस इतना ही उसको कहा जा रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल मूव्ड यस। टुगेदर एट अ टाइम, ये कहा जा रहा है। मूव्ड टुगेदर ये पॉइंट नहीं है। मारा गया, उनको मारा गया, उनको कन्वर्ट किया गया, भगाया उनको गया। धमकियां दी गई, उनके बेटियों के, बीवियों के, बच्चियों के रेप किए गए। इसके वजह से उनको अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, और खुद के मुल्क में एक आउटसाइडर की तरह रहना पड़ा। ये दुख जो उनको फेस करना पड़ा, इसको आप एक्सोडस कहोगे? मेरा सवाल सारी मीडिया से भी है। ठीक है, चलिए ये बहुत पुरानी बात है, लोग कहते हैं कि अभी क्या जरूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई बात नहीं। मैं एक नया रिसेंट पॉइंट बताता हूँ। 26 जनवरी को जब टाइम्स स्क्वायर पर विवेक अग्निहोत्री ने जाके कश्मीर का मैप जब प्रदर्शित किया, फर्स्ट टाइम एवर, जब कश्मीर का मैप टाइम्स स्क्वायर पे बताया गया, डिस्प्ले किया गया, क्यों क्यों कवर नहीं किया? इसकी वजह यह है कि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। बट एक फिल्म ने सारे देश के लोगों की जब आंखें खोल दी, तो अब कोर्ट में जो सड़ रही थी फाइल्स, धूल बैठी थी इन फाइल्स पर, वो फाइल्स भी खुल अच्छा। चुकी हैं अब।
और मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, जी जी, मुझे लगता है कि श्रीनगर कोर्ट में ही एक फाइल ओपन हुई है जो हाँ बिट्टा कराटे जी जी जी। के केस की फाइल थी। तो आई थिंक कल ही उसकी सुनवाई भी थी, काफी जी जी। सालों बाद। एनीवे, तो मुझे ये लगता है बिट्टा कि ये कराटे सारे रीजंस जो हैं। उसमें फिल्म में भी दिखाया गया है कि किस तरह से वो एक लेडी को जी पूरा जी। चीर देता है, और बहुत बेरहमी से हम्म। उसकी हत्या करता है। तो बिट्टा कराटे को मेरे हिसाब से जिस तरह से अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई है, तो बिट्टा कराटे को क्यों नहीं दी हम्म। गई अभी तक? क्योंकि फाइल अब खुली फिल्म के बाद, और वो जो इतने दिनों तक क्योंकि वो सरकार को बहुत इतने मजा आ दिनों रहा तक वो था। फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहा था, और उसको नहीं, फंडामेंटल राइट तो उसका नहीं, तो है भी नहीं मतलब ना। एंजॉय तो किया वो, उसका तो उसको कोई सजा फंडामेंटल नहीं राइट है हुई। भी नहीं। एंजॉय तो उसने गवर्नमेंट ऑफिसर से शादी हाँ की हुई है। जी जी। 2014 के पहले की बात है। 2014 के बाद होती तो बारात में हम सब भी शामिल होते डेफिनेटली, और उसको बताते कि क्या चीज होती है। बट ठीक है, 2014 के पहले हुआ तो हम कुछ तो कर भी ये नहीं सके। बट हाँ, आज भी उसकी पत्नी जो है उसको गर्व महसूस होता है कि उसका पति एक टेररिस्ट है, और उसकी पत्नी जो है ये गवर्नमेंट ऑफिसर भी है जम्मू अच्छा। की। तो मुझे लगता है कि काफी अनदेखी चीजें हैं जिसको आने वाले समय में एक्सपोज किया जाना चाहिए। और ये कौन सी क्योंकि सरकार अफजल है गुरु के जो ऐसे मामले लोगों में को देखा हाइड कर हमने देती कि है। फांसी की सजा दी गई, इसको क्यों छोड़ा गया? हम्म। वो सवाल है कि नहीं नहीं, इसको मतलब छोड़ा नहीं इसको गया भी, है। इसकी सजा भी इसका वक्त फांसी ही नहीं होनी आया है। चाहिए थी, उससे कम नहीं होनी चाहिए थी। देखिए क्या है मैडम, हमारे देश में कुछ, मुझे अभी ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कसाब को जब फांसी दे रहे थे तो वो क्योंकि अंडर एज है, वो माइनर है, उसको छोड़ दो, बच्चा है, उसको जुवेनाइल प्रिजन में डाल दो। जो छोटे बच्चों के जो क्राइम्स होते हैं उनको जुवेनाइल प्रिजन में डाला जाता है जी जी। क्योंकि वो उम्र में छोटे होते हैं। क्योंकि कसाब 18 साल का नहीं था, एक माइनर था। तो कसाब के प्यार में जो खोई हुई औरतें थी और जो खोए हुए मर्द थे उसके प्यार में खोए हुए, वो ये कह रहे थे कि माफ कर दो, छोड़ दो इसको, जेल में रखो इसको, फांसी मत दो। क्यों भाई, इतना कौन सा प्यार आ रहा है तुम्हें एक आतंकवादी पर? और ये सेम प्यार इन लोगों को अफजल गुरु पे भी आ रहा था। आज भी उसके नाम से नारे लगते हैं देश में। पता नहीं कौन सा प्यार ये करते हैं ऐसे टेररिस्ट के साथ, और कौन सी ह्यूमैनिटी इनकी जाग जाती है, कौन से जमाने में इनके साथ रक्षाबंधन किया होगा या पता नहीं क्या किया होगा कि उसका प्यार उन पे झलक रहा है। कोई बात नहीं, मुझे तो लगता है कि सड़क पे लाकर लोगों के सामने उसको गोलियां मार देनी चाहिए। जिन्होंने हमारे भारत की बेटियों के बलात्कार किए और बीवी बच्चों को काटा गया और उनका खून किया, उन लोगों को सड़क पे लाके गोलियां मार देनी चाहिए। और यासीन जी मलिक जो टेररिस्ट है, यासीन मलिक आप ही के जी जी। एरिया का है, वो तो हाँ आपको तो पता ही होगा कि वो कौन है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर एक फिल्म को समर्थन करते हैं तो लोगों के पेट में दुखने लग जाता है। लोगों को तकलीफ हो जाती है कि एक प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी अच्छी फिल्म को क्यों सपोर्ट कर रहा है। लेकिन लोगों को ये याद नहीं है, क्योंकि इनकी याददाश्त थोड़ी पुरानी हो गई है, तो आपके जरिए मैं जी याद दिलाना चाहूंगा कि यासीन मलिक जब मनमोहन सिंह जी को मिले थे तब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के। एक टेररिस्ट एक प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो खिंचवाता है, इस बात पे क्यों नहीं इन सो कॉल्ड लोगों को देशभक्त खुद को समझते हैं, तो इनको तभी तकलीफ नहीं हुई जैसे कि इनके घर का जमाई है यासीन मलिक। तो एनीवे, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाले समय में हम बताएंगे। आप सर बात करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि आप तो एक हिंदू आवाज है हम समाज में, जो हर चीज। हाँ। जी जी तो बिल्कुल। एक और आखिरी सवाल ये है सर कि जो जी। 2014 में मोदी जी को कश्मीरी पंडितों ने खुल के वोट दिया था, और हम्म। मोदी जी से उम्मीद ये थी कि वो फिर से वापस कश्मीर में इनको बसाएंगे। तो लेकिन उसके उलट हम ये देखते हैं कि अभी हाल में आपने सुना होगा कि किस तरह से वहां पर स्कूलों में जाकर के नाम पूछ पूछ कर जो कश्मीरी पंडित थे उनको गोलियां मारी गई।
एक तो हमारे घर के पास का ही एक लड़का टीचर था, उसको मारा। तो इस तरह से, तो ये सवाल ये होता है कि वापस बसाने के बात तो दूर रही, इनको सुरक्षा में भी सरकार विफल रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम्म। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि काफी सालों की मेहनत के बाद नरेंद्र मोदी जी जैसे प्राइम मिनिस्टर इस देश को मिले हैं, और वो काफी सालों की मेहनत के बाद बने हैं। इसके पहले 3 टर्म वो चीफ मिनिस्टर थे, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं किसी पार्टी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इंसान की कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा वो आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके हैं और पूरे भारत में वो घूम चुके हैं। इसका मतलब ये कि उनको नॉलेज है ग्रास रूट लेवल पे लोग किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से रहते हैं और किस तरीके से कौन सी चीजें होती हैं। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी भारत का तिरंगा आके उन्होंने फहराया था, और काफी पब्लिकली उनके फोटोग्राफ्स भी है, यानी कि कश्मीर के बारे में उनकी कितनी सेंसिटिविटी है और उनकी क्या फीलिंग्स है, ये काफी लोगों को पता भी है। अब बात करेंगे कि कश्मीरी पंडितों को कैसे वहां पे री एस्टेब्लिश किया जा सकता है और कैसे वो दोबारा से एक भगवा कश्मीर बनाएंगे, एक भगवा जम्मू कैसे बन सकता है, उसकी आप बात कर रहे हो, मैं उसका जवाब देता हूँ कि 370 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का जो काम है वो शायद जी। 2019 में ही हुआ, यस। राइट। उसके बाद 2 साल कोविड में निकल बिल्कुल। गए, और क्योंकि 2 साल कोविड में निकल गए काफी सारी जी। चीजें हो नहीं पाई। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जेनोसाइड है कश्मीरी हिंदुओं का, ना कि मैं ये नहीं कहूंगा कश्मीरी पंडितों का, मैं कश्मीरी हिंदू कहूंगा उन्हें। और ये तो एक बहुत दुखद घटना हुई ही डेफिनेटली, बट ये जो पाकिस्तान से जो आके लोग रह रहे हैं कश्मीर में, और ये जो फॉरेन जी। इन्वेडर्स मैं कहूंगा इनको, ये जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, फिर वो मुगल हो, ब्रिटिश हो, पुर्तगीज हो, या अफगानी हो। कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी आए हुए हैं, अफगानी हो, कुछ लोग भारत की राजनीति में भी बाहर के देश से आके राज कर रहे हैं काफी सालों से, अभी भी वो लोग हैं भारत में। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं उनको शून्य कीमत देता हूँ, जीरो वैल्यू करता हूँ ऐसे लोगों की मैं। बट हाँ, भारत में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स आके हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से राज करते हुए आए हैं, और इनको हटाना, इन शक्तियों से लड़ना, ये आसान काम नहीं है। यानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तो वो मुगलों से लड़े थे, आदिल शाही से लड़े थे, कुतुब शाही से लड़े थे। उनके पिताजी लड़े नहीं थे इतना, बट वो उनकी सेवा में थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हुए तो उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, हमें लड़ना है और हिंदवी स्वराज्य को एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद पेशवा राज जब आया, तो पेशवा राज में भी मुगलों से लड़ाइयाँ हुई, कुतुब शाही से लड़ाइयाँ हुई, आदिल शाही से लड़ाइयाँ हुई, और पोर्चुगीज के जी। साथ भी जी। लड़ाइयाँ हुई। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं मुंबई में रहता हूँ, हमारे बाजू में एक शहर है वसई, उस शहर का नाम है। और वसई पे एक किला हुआ करता था जो पोर्चुगीज लोगों ने अच्छा। हड़पा हुआ था, ठीक है। और वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज जैसे काम करते हैं, वैसे ही पोर्चुगीज लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को। तो पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा नाम के एक बहुत ब्रेव, बहुत ही लड़वैया शूरवीर पेशवा सैनिक थे, वो यहाँ पर आए और उन्होंने पोर्चुगीज लोगों के साथ एक लड़ाई लड़ी और वो जीते। तो इसका मतलब ये है कि हमें, मुगलों ने हमारे देश पे राज किया और हमारे देश को लूटा, राज नहीं किया, लूटा, बर्बाद किया हमारे देश को। पोर्चुगीज ने बर्बाद किया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने बर्बाद किया, और ये कुछ पाकिस्तान से आए हुए जिहादियों ने बर्बाद किया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय जाएगा, हाँ। इतना आसान नहीं है। एक फिल्म के बाद अगर फाइल्स खुल रही है कोर्ट में, तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र अब दूर नहीं, डेफिनेटली जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी भारत में बहुत जल्द आ जाएगा। ये आपके जो जैसे कि आपने बताया पूरे इतिहास, इतिहास तो गवाह है कि हमारे देश में इन्वेडर्स आए, और और हम पर चढ़ाई की। तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदू हम्म। जो है, हम खुद बटे हुए हैं हिंदू। इसकी ही यस। वजह से हमारी हार होती रही है, और हम दबाए गए हैं, हमारे मंदिरों को यस। तोड़ा गया है, हमारे मंदिरों को जलाया गया है।
तो इसका कारण ऐसा नहीं लगता कि हम हम्म। खुद बटे हुए हैं, हमारे में एकता की कमी है, एकता उसका की कमी कारण, है। जी जी, एकता हिंदू। तो जी। मैं बताता हूँ आपको। जी जी, एकता कब आती है? जब हम खुल के अपना इतिहास पढ़ते हैं, यानी खुल के अगर पढ़ाया जाए तो पढ़ेंगे। जो हमारे पॉजिटिव। पूर्वजों ने साथ में लड़ा था, जी। अगर ऐसी कहानियां अगर ऐसी कहानियां हम सुनेंगे तो डेफिनेटली एकता का माहौल बनेगा। यानी कि हम हिंदू हैं इसका एहसास हमें कब हुआ? एक फिल्म देखने के बाद हुआ, राइट? जो लोग बाहर के कंट्रीज में हिंदी फिल्म देखने के लिए 4 लोग भी इकट्ठा नहीं होते थे, आज हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में कश्मीर फाइल्स देखी जा रही है। इसका मतलब है कि जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, एक साथ आकर एक ही सेंटिमेंट को अपनाना और उसके बाद कुछ चीज करना या नारे लगाना, भारत जी। माता की जी। जय, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। वो चीज क्यों हुई? क्योंकि जो सच्चा इतिहास है, जो एक साथ सबने सफर किया, एक साथ हमारे पूर्वजों ने सफर किया है, या लड़ाई भी लड़ी है, एक साथ लड़ी थी हमारे पूर्वजों ने, वो जब हमें बताया जा रहा है तब ये फीलिंग यस। जागृत हो रही है, राइट? ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्योंकि शुरुआत से ही हमें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था, इसलिए हम कभी गलत खुल के आ ही इतिहास नहीं सके। मतलब? हाँ। हमारे स्कूल में, मैं आ रहा हूं उस पे आ रहा हूं, मैं पॉइंट वाइज आपको बताता हूँ। गलत इतिहास कौन सा पढ़ाया जा रहा था वो बताता हूँ। बाबर का बेटा हुमायूं और हुमायूं का बेटा अकबर, ये सारे लोग बहुत बड़े राजा महाराजा थे, जी। ऐसा हमें पढ़ाया गया। ये गलत पॉइंट है। ये कोई बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे, ये घुसपैठिए थे जो बाहर से आए, हमारे देश को लूटा, यहाँ पे राज किया, अपने नाम से मस्जिद बना ली, ये बना लिया, वो बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, और बाद में इनको काट के चीर के इनको हमारे जब लोगों ने मारा, तब इनका नष्ट हुआ सब कुछ। नहीं तो तब तक ये तो बाहर से आए हुए घुसपैठिए यहाँ पर जी। कंट्रोल कर रहे थे चीजों को। और हमारे जो पता नहीं कौन सी गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया है, हमारे बच्चों को यही पढ़ाया गया कि बाबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर वॉज अ ग्रेट एम्परर। अकबर वॉज नॉट अ ग्रेट एम्परर, अकबर वॉज एन इन्वेडर। हमारे यहाँ पे टीपू सुल्तान की जयंती मनाई जाती है, उसका बर्थडे मनाया जाता है। टीपू सुल्तान कोई बहुत अच्छा काम किया हुआ इंसान नहीं है, उसने लाखों मलाबारी हिंदुओं का कत्लेआम किया हुआ वो इंसान है। उसकी मैं आरती उतारूं क्या? लेकिन हमारे बच्चे हमारे ही खिलाफ क्यों बोलते हैं, मेरे दोस्त मेरे खिलाफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पढ़ाया गया है कि टीपू सुल्तान बहुत महान व्यक्ति है, और मैं लड़ रहा हूं कि टीपू सुल्तान का नाम नहीं लेना चाहिए किसी ने। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी अभी की पीढ़ी डिवाइडेड है। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये कि डिवाइड एंड रूल, ये जो लाइन। लाइन है ये हमने कब जब सुनी थी? ब्रिटिश के टाइम में। ब्रिटिश के यस। वजह से। एग्जैक्टली exactly. बट उसका मतलब क्या है, उसमें जाते हैं हम अभी। ब्रिटिश ने भारत के लोगों को डिवाइड करके उन पे राज किया। कैसे डिवाइड किया? जो हिंदूज की एक्चुअल सिस्टम है, वो इन्होंने ऐसा बता दिया कि तुम्हारा जातिवाद बहुत ही गंदा है, तुम जातियों में बटे हुए लोग हो, तुम्हारी जातिवाद ने देश को बर्बाद कर दिया है, अब हमारा सुनो, हमारी गुलामी करो। ऐसे लोगों को बांट दिया। ठीक है, मैं आपको जातिवाद का एक्चुअल रीजन बताता हूं। एक्चुअली जातियां क्यों बनी थी? ये जातियां नहीं थी, ये वर्ण थे। एक्चुअली वर्ण थे। और कौन से वर्ण थे? क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्र और वैश्य। हम्म। जी। तो ये जो 4 वर्ण है, ये 4 डिविजन्स नहीं है, ये कोई सोशल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। यानी कि ये सोशल कोई बैज नहीं है, कोई मेडल नहीं है, या कोई लेबल नहीं है। दिस इज नॉट अ सोशल लेबल, दिस इज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लेबल। कैसे? जो ब्राह्मण है एजू। वो एजुकेशन या उससे रिलेटेड चीजें करेगा, जो क्षत्रिय है वो डिफेंस में काम करेगा या सिक्योरिटी एंड सेफ्टी में काम करेगा, जो वैश्य है वो ट्रेडर या बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटीज करेगा, और जो क्षूद्र है वो सर्विस ओरिएंटेड जॉब्स करेगा, सेवा जो चीजों में करनी है, या ब्लू कॉलर जॉब्स जो होते हैं उसमें काम करेगा।
या मैन पावर सप्लाई से रिलेटेड जो जो काम होते हैं उस टाइप के काम करेगा। और मैं ये मानता हूँ और हिंदू धर्म ये कहता है, यस, नहीं नहीं, सुनाई आपका दे रहा शायद है। कनेक्शन जी डिस्टर्ब हो चुका है। जी। जी। तो हिंदू धर्म ये कहता है कि वर्ण का जो सिस्टम है वो अपने पैदाइश से नहीं होता। यानी आप किसी वर्ण में पैदा नहीं हो सकते, आप किसी जाति में पैदा नहीं हो सकते। आपके कर्मों से आपकी आइडेंटिटी बनती है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन है कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यस, शूद्र हो या वैश्य हो, वो आप जब पैदा हो रहे हो तब से नहीं होता। आप, आप जो काम करते हो उससे वो यस, आइडेंटिटी आपको मिलती है। बट ये इन्वेडर्स ने आके इसको पूरा अपने हिसाब से कंट्रोल में करके आपस में झगड़े लगा दिए कि ये भारत के लोग हैं, ये झगड़ते रहें बस। तुम दलित हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम फलाना हो, तुम ठाकुर हो, तुम मराठी हो, ये हो वो हो। आई थिंक कि ये सब चीजों से धीरे धीरे भारत आगे जा रहा है। जाति का जो सिस्टम है वो एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी के लिए बनाया गया था, और मुझे लगता है कि इससे आगे उठकर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में सारे जाति के लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने डेवलपमेंट के लिए वोट किया है। सो आई थिंक कि भारत देश इन चीजों से आगे उठकर अपने ओरिजिनलिटी पे आ रहा है। तो हिंदू क्यों डिवाइडेड है, इसका रीजन आपने जब मुझे यस, पूछा, हिंदू ये ऐसे गंदे इन्वेडर्स के वजह से, ब्रिटिश इन्वेडर्स के वजह से डिवाइडेड है। और गलत इतिहास जिन्होंने हमें पढ़ाया उसकी वजह उसके से। वजह से हमारे लोग कभी एक साथ आ नहीं पाए। बहलोल खान को महाराणा प्रताप ने खड़े खड़े चीर दिया था। अगर छोटे 5 साल के बच्चे को भी आप ये कहानी, सच्ची कहानी बता दोगे ना, तो उसके अंदर देश के प्रति अच्छी भावना जागृत होगी। वो देश के लिए लड़ने और मरने के लिए और मारने के लिए तैयार होगा। लेकिन अगर उसी 5 साल के बच्चे को आप बताओगे कि टीपू सुल्तान बहुत अच्छा किंग था, टीपू सुल्तान कोई अच्छा इंसान नहीं था। बाबर, हुमायूं और अकबर ये बहुत अच्छे एम्परर्स थे। अगर उस 5 साल के बच्चे को अगर ये पढ़ा दिया ना, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। सो आई थिंक इन चीजों के वजह से हम डिवाइडेड हैं। बट डोंट वरी, आने वाले कुछ सालों में दिया हुआ पाकिस्तान और बांग्लादेश भी हम वापस ले लेंगे। डोंट वरी, अखंड भारत हम बना के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, सिद्धांत जी। तो आप, उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही भारत हो, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन भी हमारा बदलने की जरूरत है। और हाँ, क्योंकि डेफिनेटली। आपकी जो जो आपने इतिहास बताया उसमें बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और और बहुत सी बातें क्लियर हुई, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।